एटम पूरा चैप्टर आज एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही केयरफुली इसको देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं। इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल का कैसा स्ट्रक्चर है, पॉस्टुलेट्स क्या है, लिमिट क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है ना, रुदरफोर्ड का मॉडल, बोर्स मॉडल, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से और फटाफट। ओके, तो लेट स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो एटम आ गया, तो एटम का मतलब उसके अंदर क्या क्या होते हैं आपको पता ही है कि एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पर क्या है, निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे है पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन दैट मीन्स न्यूट्रल। तो अब ये चार्ज पार्टिकल क्या है, तो पार्टिकल दैट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या ना, तो पार्टिकल दैट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव पार्ट और प्रोटॉन पे है पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद में इसकी डिस्कवरी क्या है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे जे थॉमसन ने कैसे तैयार किया। तो ये कैथोड रे ट्यूब से, डिस्चार्ज ट्यूब से बनाया और उसमें अल्फा पार्टिकल पास किया और उसके बाद में उसने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे जा रहे हैं। तो ये हम उसके पहले वाली वीडियो में देखेंगे। अभी देखना है हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है। तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन। क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय द जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा, निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर ऐसा इसको लिखेंगे। ओके, और इसमें चार्ज कभी कभी पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने हैं, तो -1.6 × 10⁻19 कूलम। और मास क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। और फिर है प्रोटॉन तो हमेशा इस न्यूक्लियस में होता है, पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पे, P से प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज याद रखेंगे, है ना, P पॉजिटिव नोट करेंगे ऐसा। और इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो E गोल्डस्टेन। क्या याद रखेंगे, E गोल्डस्टेन ने डिस्कवर बाय द प्रोटॉन। एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। तो तीन इसने याद रखना है हमें कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन E गोल्डस्टेन, और ये न्यूट्रॉन है ये जे चैडविक। अब इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का चार्जेस सेम है, बस यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, इसका मास 9.1 × 10⁻31 kg है और इसका मास है 1.6 × 10⁻27 kg। अब न्यूट्रॉन है तो ये न्यूट्रल है, देयर इज नो चार्ज। ठीक है, जे चैडविक ने डिस्कवर किया। तो जहाँ डबल जे है तो इसमें हम समझ लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, जे थॉमसन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने मॉडल की स्टडी किया, एटम की स्टडी किया और बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, उसका हम पढ़ने वाले हैं अभी। इसके बाद फिर E गोल्डस्टेन, E जहाँ पर आएगा उससे हम प्रोटॉन समझेंगे, और जे चैडविक का है न्यूट्रॉन। तो ये तीन जो है हमें ये याद रखना है। बस पेपर में इसके बारे में उल्टे पुल्टे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, या उल्टा पूछ सकता है कि जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर्ड किया, है ना। मास नंबर कभी कभी पूछ सकता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये छोटे छोटे ऐसे चार्ट बनाना है आप घर में और रिवीजन करने के लिए बस इतनी सी इंफॉर्मेशन इनके बारे में लिखना है। ओके, नेक्स्ट है इसमें जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो जैसे ही थॉमसन मॉडल एटम आया तो ये हमें स्ट्रक्चर याद रखना है। जैसे हम तरबूज को काटते हैं, है ना, तरबूज को काटने के बाद में उसकी ब्लैक सीड जो निकलती है तो वो उसको मानेंगे हम इलेक्ट्रॉन, और जो सराउंडेड पार्ट है, जो ग्रीन वाला पार्ट होगा उसको मानेंगे हम पॉजिटिव स्फीयर। तो ये स्ट्रक्चर जैसी थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम
डिस्क्राइब द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना। तो पहले ये जो है ये इसको हम बना लेंगे डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद में आपके उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन, ये पोस्टुलेट्स और लिमिटेशन कैसे याद करना है वो बता रहा हूँ। बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स उसके हमें याद रखना है और शॉर्ट ऐसे पॉइंट्स बना लेना है आपके अपने कॉपी में याद करने के लिए, बहुत ही ईजी तरीके से। अब पोस्टुलेट्स यानी क्या है कि ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद में थॉमसन मॉडल ने स्ट्रक्चर बनाया और ये क्या दिख रहा है हमें स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर में दिखना है कि पॉजिटिव स्फीयर यानी पॉजिटिव स्फीयर से सराउंडेड है इलेक्ट्रॉन। तो पहला पॉइंट बनेगा इलेक्ट्रॉन आर सराउंडेड बाय या इम्बीडेड बाय पॉजिटिव चार्जेस, फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। सेकंड क्या है कि निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर न्यूमेरिकली इक्वल, ऐसे लिख दिया हमने शॉर्ट में, तो क्या लिखेंगे, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर न्यूमेरिकली इक्वल है। जैसे जितने 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 प्रोटॉन होंगे, है ना, निगेटिव और पॉजिटिव। अब क्या होगा, बोथ आर निगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, तो दोनों कैंसिल हो गया और एटम क्या हो गया, न्यूट्रल। सो देयरफॉर एटम इज न्यूट्रल। एंड थर्ड पोस्टुलेट्स हैं मास ऑफ एटम। अब पूरा एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे हमने ऐसे इतने सर्कल बना लिए, इसको काट ले, एक रोटी के इतने पार्ट कर देंगे, तो इसका जितना मास होगा उतना ही मास इस सबका इंडिविजुअल पार्ट का इक्वल मास होगा। तो मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है होल एटम का। आगे बात समझ में। तो पोस्टुलेट्स क्या है, तो बस डायग्राम बनाना है, डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव स्फीयर यानी पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रॉन क्या है, सराउंडेड है, और जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज आर इक्वल एंड दैट्स व्हाई एटम आर न्यूट्रल। और मास जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके लिमिटेशन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो लिमिटेशन क्या है, तो पहला लिमिटेशन है कि थॉमसन ने इस मॉडल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया, कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटली, थॉमसन कुड नॉट एक्सप्लेन दिस मॉडल इन अ एक्सपेरिमेंटली। और दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द थॉमसन, क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी है उसने बताया नहीं। तो हाउ आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर क्लोज टुगेदर, तो स्टेबल ही नहीं है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्लोज कैसे होंगे, ये इसके लिमिटेशन है ना। पोस्टुलेट्स हो गया, लिमिटेशन क्या याद रखना है आपको, एक स्ट्रक्चर याद रखना है छोटा सा, एक गोला बनाना है, उसके भी नीचे नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव रहेंगे। डायग्राम बनती है तो ये अपने आप पॉइंट याद हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आर सराउंडेड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल हैं, दैट्स व्हाई एटम क्या है, न्यूट्रल है। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह का मास उसका क्या होगा, इक्वल होगा, हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, एटम जो है वो सेंटर में, उसका पूरा मास जो है सेंटर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि एटम का टोटल मास जो है उसके सेंट्रल में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। पोस्टुलेट हो गया, फिर लिमिटेशन क्या है, कुड नॉट एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटली, स्टेबिलिटी नहीं बताया उसने कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्लोज कैसे रखेंगे। नेक्स्ट है रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो जैसे ही रुदरफोर्ड आ गया तो हमें याद आना चाहिए गोल्ड फॉइल। तो रुदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड किया, अल्फा पार्टिकल डाल दिया। अब ये रुदरफोर्ड ने गोल्ड फाइल ही क्यों लिया, क्योंकि ऐसा पूछता है व्हाई द रुदरफोर्ड चूज द ओनली गोल्ड फाइल। तो गोल्ड फाइल जो गोल्ड है इट हैज़ मेलेबिलिटी, गुड मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, मेटल है गोल्ड तो उसकी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत अच्छी है, इसलिए उसने गोल्ड फॉइल को यूज़ किया। उसकी थीन फॉइल बनती है ना, थाउजेंड्स एटम एक लेयर पर होते। अब अल्फा पार्टिकल जैसे ही बम्बार्डेड किया तो क्या हुआ, ये डायग्राम आप याद कर लेना, है ना। तो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे गए, कुछ थोड़े से स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ रीट्रेस हो गए। रीट्रेस मीन्स सेंटर में आके टकरा गए और वापस हो गए।
तो फिर इसके ऊपर हमें लिखना है रुदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन क्या था। तो सम अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फाइल इन अ स्ट्रेट, कैसे गए, सीधे गए। सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्ट इन अ स्मॉल एंगल, सम फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर रिबाउंडेड यानी रीट्रेस हुए, रिबाउंडेड यानी क्या हो गए, रीट्रेस हो गए। आगे समझ में। तो ये डायग्राम बनाने के बाद में हमें ऑब्जर्वेशन समझ में आता है कि देखो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे जा रहे हैं, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ 180 में डिफ्लेक्ट जा रहे हैं, और कुछ जो है रीबाउंड हो रहे हैं यानी टकरा के वापस जा रहे हैं। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। अब उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि बहुत सारे जो है रेज है वो सीधी सीधी जा रही हैं। इसका मतलब है कि एटम के अंदर बहुत सारा क्या है, स्पेस है, खाली जगह है, स्पेस इनसाइड द एटम। फिर क्या हो गया, सम पॉजिटिव चार्ज जो है इट इज ऑक्यूपाई द वेरी लिटिल स्पेस, क्योंकि बहुत सारे तो एंगल डिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, बहुत सारे वापस जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर खाली जगह है, बहुत सारे एटम के यहाँ खाली हैं, क्योंकि ये रेज जो है सीधी सीधी जा रही है। कुछ एंगल हैं अल्फा पार्टिकल है वो 180 डिग्री में जा रहे हैं। ऑल पॉजिटिव स्मॉल, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं ये एटम के अंदर के, वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम स्पेस ले रहे हैं। ऑल जो पॉजिटिव चार्ज है ए आर ऑक्यूपाई द वेरी स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम। इसका मतलब है कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सेंटर में हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सेंटर में हो सकते हैं। ये किसने बताया है, रुदरफोर्ड ने। अब उसके बाद में क्या फीचर निकलते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में क्या निकलता है कि हाईली पॉजिटिव चार्जेस है वो डेंस है एज द सेंटर। जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो कहाँ पर हैं, सेंटर में है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, फीचर क्या बनता है, यानी हम उसको हम पोस्टुलेट्स बोल सकते हैं या मेरिट बोल सकते हैं। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास, जो ये न्यूक्लियस है उसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं। अब उसके बाद में समझ में आ रहा है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज से न्यूक्लियस का साइज जो होगा वो छोटा ही होगा, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस उसके अंदर है, एटम के अंदर समझो, तो ये न्यूक्लियस का जो साइज है वो छोटा ही होगा। न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर और एटम का है 10⁻10 मीटर। तो ये हो गए इसके क्या फीचर या मेरिट्स बोल सकते हैं। अब आ गया उसके बाद में, ये सब तो हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, कंक्लूजन हो गया। तो भैया इसने भी कुछ न कुछ छोड़ दिया होगा जो उसने प्रूव नहीं कर पाया, तो उसको बोलेंगे हम लिमिटेशन। क्या बोलेंगे, क्या कमियां थी रुदरफोर्ड के मॉडल में। पूछ सकता है कि रुदरफोर्ड के राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। तो ये देखने के बाद में हमें क्या समझ में आ रहा है कि क्या उसने नहीं किया। तो सबसे पहले इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस के आसपास में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो भाई कोई भी घूमेगा तो उसको कुछ एनर्जी लगेंगी, एनर्जी रेडिएट होंगी, तो एनर्जी लगेंगी तो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी जो क्या है लॉस हो जाएंगी, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसकी एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन है वो इसकी एनर्जी खत्म हो जाएंगी तो कहाँ पर आएगा, ये न्यूक्लियस में आ जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट मेरिट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर आ गया, इसका मतलब है एटम हाईली अनस्टेबल हो गया। एटम क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया। एटम अगर अनस्टेबल है तो दुनिया में कोई भी मैटर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अगर एटम ही तैयार नहीं होगा। हमें पता है कि एटम जो है हर पार्टिकल का, हर मैटर का जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है।
तो दैट्स वाई एटम कैन नॉट बी एग्जिस्ट, दैट मीन्स मैटर कैन नॉट बी एग्जिस्ट। एंड रुदरफोर्ड कैन नॉट बी एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किधर रहेंगे, प्रोटॉन किधर रहेंगे, कुछ न्यूट्रॉन किधर रहेंगे, ये जो है ये लिमिटेशन हो गई, ये उसने बताया नहीं, किसने, रुदरफोर्ड ने। तो डीमेरिट, ड्रॉबैक, क्या कमियां हैं, ये ऐसा क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है। आ गया समझ में? एक बार एक मिनट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। रुदरफोर्ड को क्या क्या याद रखना है, पहले डायग्राम बनाना है। जैसे ही हमने डायग्राम बनाए, डायग्राम तो याद रख सकते हैं। तो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले गए, स्ट्रेट पास हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्ट वेरी लार्ज एंगल एंड फ्यू अल्फा पार्टिकल आर रीबाउंड। फ्यू अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, रीबाउंड हो गए। फिर कंक्लूजन क्या निकला, तो उसके एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस है। एटम के अंदर क्या है, बहुत सारा स्पेस दिख रहा है हमको। जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बहुत ही कम जगह पर आ रहे हैं, और कम जगह पर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑल पॉजिटिव चार्जेस को बहुत सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं। कहाँ पर हो सकते हैं, सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं। फिर उसके फीचर हमें देखेंगे कि क्या हो गया, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज है दे आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा देन द एटम। और फिर लिमिटेशन पे क्या आएंगे, तो लिमिटेशन में पहला आएगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, दैट मीन्स कुछ टाइम के बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाएंगी एंड देन इट्स फॉल ऑन द न्यूक्लियस, दैट मीन्स एटम कैन नॉट बी एग्जिस्ट। एटम क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मैटर भी एग्जिस्ट नहीं होगा, दुनिया बनेगी नहीं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है किसका, रुदरफोर्ड का। एंड एटम रुदरफोर्ड कैन नॉट बी एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। नेक्स्ट है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। 1913 में नील बोर्स नाम के साइंटिस्ट, जो डेनिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्चुअली एटम का स्ट्रक्चर बनाया लाइक दिस। तो उन्होंने बताया कि जितने भी हाईली पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर है, हाईली पॉजिटिव चार्ज आर concentrate at the nucleus and electron revolve around the nucleus and this is called the orbit. So electron revolve around the nucleus in particular path, that is the orbit. और ऑर्बिट को डिफाइन किया है, उसको हम एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, एनर्जी सेल बोल सकते हैं। तो फर्स्ट बनाया उसने, उसका नाम दिया KLMN, 4 एनर्जी लेवल बनाया। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमें बहुत काम में आता है ये KLMN। तो न्यूक्लियस कहाँ पर है, सेंटर में है, और सेंटर के न्यूक्लियस के अंदर हाईली डेंस चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, किसके, प्रोटॉन की। ओके, तो इस तरह से बोर्स मॉडल ने भी एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्चुअली इस चैप्टर में हमें क्या याद रखना है, तो एटम्स के बारे में। किसके बारे में, एटम। तो एटम, सिंबल ऑफ एटम क्या, कैपिटल X, सिंबल ऑफ एटम। अब यहाँ पर होता है, क्या होता है, मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर, और ये डिनोटेड बाय कैपिटल A, और ये कैपिटल Z इज डिनोटेड बाय एटॉमिक नंबर। क्या, एटॉमिक नंबर, है ना। जैसे कोई हमें एलिमेंट ले ली हमने, कार्बन, तो इसका मास नंबर है 12 और एटॉमिक नंबर है 6। क्या है, तो इससे हमें समझ में आएगा। तो A इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 12, और Z इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6। तो मास नंबर यानी क्या है, तो सम ऑफ द नंबर ऑफ, क्या, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज द मास नंबर। क्या याद रखना है आपको, मास नंबर यानी क्या है, सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे प्लस न्यूट्रॉन कर देंगे तो मास नंबर मिल जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन को भी हम, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतना एटॉमिक नंबर होगा, और जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी एटम स्टेबल होगा। तो एटॉमिक नंबर अगर आपको
याद नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो याद हो सकता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद हो सकता है ना। तो कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर याद है, प्रोटॉन नहीं याद है, तो हम इजीली उनके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि कोई एलिमेंट दिया है ना, एलिमेंट दिया है कोई, अब भैया उसका बताओ कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, मास नंबर क्या होगा। और जैसे हमने सोडियम ले लिए, सोडियम, अब यहाँ पर लिखा है 11 और ये दिया है ये, अब हमें निकालना है सोडियम का, नीचे दिया है 11, इसका मतलब क्या है, हो गया ये Z इक्वल टू Z, Z का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, इसका मतलब उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 11 है। अब इसके अंदर मास नंबर अगर दिया होता कितना 23, तो आपको निकालने के लिए बताएगा कि न्यूट्रॉन कितने हैं, ये निकालना है। तो न्यूट्रॉन कितने हैं निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर हमको, तो मास नंबर यानी क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना है 23 है, प्रोटॉन कितने हैं 11 है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, इधर आ जाएगा 23 माइनस 11 इक्वल टू न्यूट्रॉन, तो कितने निकल गए 12। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 12। तो इसलिए ये वाला जो फार्मूला है आपको याद रखना है कि मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या याद रखेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट्स का हम मास नंबर या प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर ये निकाल सकते। आई बात समझ में। इस चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले और कैसे समझे। कई बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं समझ पाते, वैलेंसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लिख देते हैं और वैलेंसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लिख देते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी क्या याद रखना है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट है उसके अंदर आउटर मोस्ट बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो होगा, और वैलेंस यानी होगा कंबाइंड कैपेसिटी। क्या होगा, कंबाइंड कैपेसिटी, कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की कंबाइंड कैपेसिटी क्या होंगी, हम उसको बोलेंगे वैलेंसी। नहीं आया समझ में, है ना, बिल्कुल नहीं आया होगा, ये लिखने से थोड़ी समझ में आता है कि ये क्या है सर, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और क्या है कंबाइंड कैपेसिटी क्या है, इससे भी नहीं समझ में आया वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए, ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो इसके लिए हमें क्या होना पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने सोडियम ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम में हम पता है कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। और इधर लेता हूँ मैं क्लोरीन, 2 8, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो यहाँ होंगे 7, 2 8 7। अब इससे समझेंगे हम वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सोडियम में क्या है, वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, क्लोरीन के ऑर्बिट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7। सिंपल सा याद रखना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या, उसको क्या बोलेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी जो है ये थोड़ा सा अलग पार्ट है। वैलेंसी कंबाइंड कैपेसिटी, अब इसके पास 2 2 8 1 है, तो ये किसी से 7 तो ले नहीं सकता, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना कंप्लीट है उसको,
ऑक्टेव कंप्लीट करना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, देने वाला पॉजिटिव, इसलिए सोडियम पर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। देने वाला दानी होता है डोनर और लेने वाला एक्सेप्टर। तो वैलेंसी क्या होगी अब सोडियम की, तो कंबाइन कैपेसिटी, उसको कंबाइन करने के लिए किसी को अपना स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो जाएंगी, +1। सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, +1। अब क्लोरीन ने क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसकी भी वैलेंसी हो जाएंगी -1, क्योंकि क्लोरीन को कंबाइन होने के लिए अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए यहाँ पर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एक दो दे देगा, किसी से 7 तो ले नहीं सकता, बहुत एनर्जी लग जाएगी, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और 2 8 हो गए उसके पास, और इसके पास 2 8 8 हो जाएंगे। तो इसलिए इसने कितना लिया, तो सिंपल में लेंगे कि कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास से ले रहा है और कौन सा दूसरे को कितना दे रहा है, और लेना और देने को हम समझेंगे वैलेंसी। क्या समझेंगे, वैलेंसी। और एज इट इज़ उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो होगा, क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आ गया, वैलेंसी समझ में आ गया कि कितने इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन। फिर कई बार हम वो फार्मूला लगाते हैं 8 में से कितने गए भैया, तो जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमेशा दे देते हैं, देने वाले रहते हैं, हाँ याद रखेंगे 1 2 3। और किसी के आउटर मोस्ट सेल में फिर 5 6 और 7 है, ये हमेशा क्या करते हैं, लेते हैं। क्या हो गया, आगे समझ में, फिर से बता देता हूँ। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 है तो हमेशा दे देते हैं, और जिसके पास 5 6 7 है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि उनको अपना ऑक्टेव कंप्लीट करना है। आ गया समझ में। तो जिसके पास 1 2 3 है तो ये भी दे देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, +1। इसकी 2 पॉजिटिव, इसकी 3 नेगेटिव पॉजिटिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जिसके पास 5 और 6 और 7 है तो ये क्या करेगा, दूसरे से ले लेगा ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए। कितना लग रहा है इसको, 3 लग रहा है, तो 3 नेगेटिव। इसको 8 कंप्लीट करना है तो किसका कितना लगेगा, 2 नेगेटिव। इसको 1 कंप्लीट करना है तो कितना लगेगा, 1। तो ये हो जाएंगी उसकी वैलेंसी। अब ये एटम पर डिपेंड रहता है, तो जितने भी हमारे मेटल है वो हमेशा क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, डोनेट करते हैं, तो इसलिए मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। फिर से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछता है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 8 और 1, दैट मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। और दूसरी बात, सोडियम आयन में कितने हैं, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि सोडियम और सोडियम आयन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो दे दिया इसलिए तभी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसके पास कितने हो गए, 2 और 8 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे। अब आ गया ना कंफ्यूजन वाली बात। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन अ सोडियम आयन, तो हम फटाक से लिख देते हैं 11, क्योंकि हमको पता है सोडियम में एटॉमिक नंबर 11 है, 11 लिख के जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, ये ऐसा पॉजिटिव बना रहता है या आयन्स लिखा रहेगा, सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसमें 10 होंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया था। आ रही बात समझ में, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया था। इस तरह से पूछ सकता है कि क्लोरीन पर कितने हैं, तो इसमें 17 हैं, लेकिन क्लोरीन आयन पर कितने होंगे, तो 18 होंगे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकता है, ऑक्सीजन के लिए पूछ सकता है, कार्बन के लिए पूछ सकता है, हाइड्रोजन के लिए पूछ सकता है। तो ये शॉर्ट में हमने समझा दिए, बाकी के लिए सीख लो, अप्लाई करेंगे। लास्ट टॉपिक था इसमें आइसोटोप्स और आइसोबार। तो आइसोटोप्स में क्या याद रखेंगे हम, लास्ट टॉपिक में आइसोटोप्स जो था, क्या था, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। सेम एलिमेंट है, एलिमेंट भी सेम है और एटॉमिक नंबर भी क्या है उसमें सेम है, बट मास नंबर डिफरेंट है।
और आइसोबार में बार, ये बार से याद रखेंगे, बार में मास नंबर सेम है, यहाँ पर क्या है, मास नंबर सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, और एलिमेंट भी क्या है यहाँ पर, डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे 3 पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर इतना ही लिखोगे आप, एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, दैट इज आइसोटोप्स। जैसे है ना, ये ड्यूटेरियम, इटेरियम, ट्यूटेरियम होता है, ये आइसोबार्स कैल्शियम का, ऑर्गन का, इनका मास नंबर जो है वो सेम दिखाता है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट बताता है। तो ये हो गए आइसोबार जिसमें मास नंबर सेम होता है, वो आइसोबार, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है वो आइसोटोप्स। इस तरह से ये चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रिवीजन हो गया हमें। तो क्या क्या हमने पढ़े हैं, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थॉमसन मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, है ना, वैलेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आइसोबार, आइसोटोप्स। तो इस तरह से इसको आप मेरी वीडियो को बार बार देखेंगे तो इस तरह से सारे चैप्टर की भी आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था साइंस के ऊपर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, लाइक करिए, और वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फिर मैं आपकी जैसी डिमांड रहेंगी, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर पर शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे रिवीजन किया जाए। अभी एग्ज़ाम आने वाली है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।